farmohub.pk. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be doing good. Today we are going to discuss fourth year. सबसे आसान साल चौथा साल है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है. देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन इन दिस. क्यों नहीं है? क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकल है. पहले आप पढ़ रहे थे सब्जेक्ट्स, नाउ यू विल बी स्टडिंग प्रैक्टिकल फील्ड्स. उनमें क्या आती है? हॉस्पिटल फार्मेसी प्रॉपर एक प्रैक्टिकल फील्ड है. आपने क्या करना है हॉस्पिटल में जाके. इंडस्ट्रियल फार्मेसी प्रॉपर एक प्रैक्टिकल फील्ड है. अब प्रैक्टिकल की चीज़ें देखोगे कि अच्छा इंडस्ट्री में ये मशीन्स यूज़ होती हैं, ये चीज़ें यूज़ होती हैं. क्वालिटी कंट्रोल एक प्रॉपर फील्ड है, मतलब एक प्रॉपर जॉब है जो आप पढ़ रहे हो. यहाँ पे पहले था कि आपने फार्माकोग्नोसी पढ़ी, वो सिर्फ थी रिसर्च की चीज़ें पढ़ ली आपने उसमें थ्योरी की चीज़ें पढ़ ली, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं थी, प्रैक्टिकलिटीज़ नहीं थी. अब जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई हैं. क्लिनिकल फार्मेसी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. यू विल गेट टू नो कि हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट क्या करता है, ग्लोबली फार्मासिस्ट क्या करता है, पाकिस्तान में फार्मासिस्ट क्या करते हैं, हम अभी स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, हम फ्यूचर में कहाँ पे जा रहे होंगे. फोर्थ ईयर इज़ द स्टार्ट कि जहाँ से आपको प्रैक्टिकल सोचने की जो है ना वो आदत हो जाती है और आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेना शुरू कर देते हो. आप थ्योरी से निकल आते हो और अब आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे जा रहे होते हो. तो हॉस्पिटल की, उसके बाद इंडस्ट्री की, फिर क्लिनिकल की, हर एक की आपको नो हाउ कम्प्लीटली हो जाती है फोर्थ ईयर में. अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर एक फील्ड है, प्रॉपर एक जॉब है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की. इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर एक फील्ड है. इसमें आप सारे डिपार्टमेंट्स को टच करोगे, प्रोडक्शन को करोगे, स्टीराइल को करोगे, पैकेजिंग को करोगे. नेम अ डिपार्टमेंट जो आप इसमें टच नहीं कर रहे हो. आप R&D को भी टच कर रहे हो. तो इंडस्ट्री के अंदर के जो डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आप इसमें कवर कर रहे होते हो. R&D के साथ साथ आप क्वालिटी कंट्रोल आ जाती है. आप क्वालिटी कंट्रोल के सब्जेक्ट में सारे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट को आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो कि अगर मैं एक क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट के तौर पे इंडस्ट्री में जाती हूँ या जाता हूँ तो मेरी क्या जॉब ड्यूटीज़ होंगी, मुझे क्या करना है. इससे आपको बड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपकी इंटरेस्ट कहाँ पे गेज हो रही है. क्या आप हॉस्पिटल की साइड पे इंटरेस्टेड हैं, क्या आप क्लिनिकल की साइड पे इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इंडस्ट्री की साइड पे इंटरेस्टेड हैं. ये सारी आपकी जो है ना वो इसमें चीज़ें आ रही हैं. अब बायोफार्म सबसे कमाल का सब्जेक्ट बायोफार्म है फोर्थ ईयर में. क्यों? क्योंकि ये आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा हर एक चीज़ से, जिसको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी. वी विल टॉक ऑन मोर ऑन बायोफार्मास्यूटिक्स जब हम इस सब्जेक्ट पे जाएंगे. अभी हम बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की. हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. एक दफ़ा पढ़ो तो कभी नहीं भूलता अगर सही तरीके से पढ़ा जाए. जिस तरह मुझे याद है, आई रेड इट वंस, लिटरली आई रेड इट वंस. मैंने कोई दोबारा 3 दफ़ा 4 दफ़ा नहीं पढ़ा था. और कोई बड़ी बात नहीं है इसको 3 4 दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत. हाँ, रट्टे मारोगे तो फिर कहीं ना कहीं लैग आएगा. इसमें गुड थिंग इज़ के कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको A to Z लिखना है. देयर इज़ नो बुक. ये इवन नदीम इरफान बुखारी की बुक मैंने मेंशन भी की है, इसमें सिर्फ 3 4 चैप्टर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली फार्मेसी में कोई ऐसी बुक नहीं है जो हॉस्पिटल का पूरा सिलेबस कवर करती हो. 2 3 बुक्स मिला के भी सिलेबस कवर नहीं होता, इस तरह का सिलेबस है. तो डैट इज़ वाई आई विल डेफिनेटली गो विद द नोट्स कि आपको जो है वो सारे के सारे चैप्टर्स 22 के 22 चैप्टर्स एक जगह पे मिल जाते हैं. अब इसको पढ़ना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको स्टोरी की तरह याद करना है. हर चैप्टर की एक कहानी है, सिर्फ एक कहानी है चैप्टर की, जिसको आपने अपने लफ्ज़ों में डिफाइन कर देना है. कोई मुश्किल सवाल नहीं आता, सवाल सीधा सीधा आता है, राइट अ नोट ऑन दिस. उसमें आप जो लिखोगे वो मैटर करेगा. उसने ये नहीं पूछा कि इस नोट में ये चीज़ें लिखो, उसने सिंपली पूछा कि होता क्या है. मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा. अब पहले स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में वही डेफिनेशन है, फार्मेसी प्रैक्टिस की डेफिनेशन आ जाएगी, फार्मासिस्ट के रोल्स की डेफिनेशन आ जाएंगी और फार्मास्यूटिकल केयर की डेफिनेशन आ जाएंगी. अब जो सेकेंड है हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है हॉस्पिटल को लेकर. बहुत एफिशिएंट सिलेबस है. जब आप आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद फील्ड में आओगे तो आपको आइडिया होगा. जब वो दोबारा से सिलेबस देखोगे ये कि हॉस्पिटल का सिलेबस बहुत अच्छा बना हुआ है. ये प्रॉपर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिलेबस बना हुआ है. पढ़ाया उस तरह नहीं जाता, अलग बात है. उस तरह से स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो भी बात अलग है. लेकिन जब आप कहीं से खप आके, लाइक अब तो आपके पास नोट्स की फैसिलिटी है, जब हम पढ़ते थे तो नहीं थी. हमने खप आके किया था ये सब्जेक्ट. तो अब आप लोगों के लिए पढ़ना और अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो चुका है. अब अगर इसमें बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो शुरू कहाँ से होता है काम. आपको ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए कि यार हॉस्पिटल में शुरू काम यहाँ से हो रहा है. मेन ये बंदा है जिससे बाकी चीज़ें ड्राइव होंगी. उसमें यह है कि आपने देखा कि अच्छा अगर एक MS है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उसके अंडर कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, किस डिपार्टमेंट के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट आता है. इसको बेसिकली जो है ना आपने याद करना है. ऑर्गेनोग्राम कहते हैं. इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं दे नो वेल कि पेपर में अक्सर आ जाता है कि ड्रा द ऑर्गेनोग्राम ऑफ मियो हॉस्पिटल. तो इस तरह से आपने डिपार्टमेंट वाइज इसको याद करना है कि एक हॉस्पिटल, अगर अब हॉस्पिटल की 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी.
अब प्राइमरी और सेकेंडरी मोस्टली एक डिपार्टमेंट होता है और टर्शरी हॉस्पिटल से अलग से होते हैं। जैसे लाहौर में जिना हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, वो मी हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, सिम्स है, सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। अब कुछ छोटे छोटे हॉस्पिटल भी हैं गवर्नमेंट के, लेकिन वो प्राइमरी और सेकेंडरी को कवर कर रहे हैं, टर्शरी को कवर नहीं कर रहे। ये बेड वाइज होता है। अब जो टर्शरी हॉस्पिटल होते हैं उसमें नंबर ऑफ बेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मी हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं अब मुझे तो एग्जैक्टली नहीं याद। अब इस तरह से आपको ये इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ़ बेड्स होंगे उतना जो है हॉस्पिटल का साइज़ बड़ा होगा और उसी की बेस पे डिसाइड होता है कि कितना वो अमला रख सकते हैं। लाइक फार्मासिस्ट के लिए रूल जो है पाकिस्तान में वो ये है कि 50 बेड पे एक फार्मासिस्ट होगा। अब अगर म्यू हॉस्पिटल है 3000 बेड हैं, उसमें अराउंड 3000 बेड है, तो यू कैन बेटर गेस के कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे म्यू हॉस्पिटल में। मोर देन 150 और 200 के करीब फार्मासिस्ट चाहिए म्यू हॉस्पिटल को। इतनी अभी तक इस फील्ड में जगह है कि इतने फार्मासिस्ट एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। इवन एक लाहौर शहर में आप देखें तो 4 से 5 बड़े लेवल के हॉस्पिटल हैं। गंगाराम है, म्यू है, सर्विसेज है और एक दो और हैं इस तरह से। LGH बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल जो है, तो जना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इनमें नंबर ऑफ़ बेड्स देखें तो थाउजेंड्स में है और हमारा रूल क्या कहता है कि 50 बेड पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ से आप सोचेंगे आने वाले वक्त में भी कितनी जो है वो चीज़ें आ रही हैं और उसके अलावा जो रूल चेंज हो जाएगा कि 50 से अब आना है रूल 15 पे। अब जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगा कभी ना कभी तो उसमें यही आना है कि 15 बेड पे आ जाएगा। जब 15 बेड पे एक फार्मासिस्ट है तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस फील्ड में भी कितनी सीट्स आनी बाकी हैं। ये अगले 10 साल तक के लिए भी रिवार्डिंग फील्ड रहेगी, इसमें सैचुरेशन नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि एक अभी हॉस्पिटल की बात की, हम बाकी सेगमेंट्स पे भी जब आएंगे उनमें भी मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा कि क्या सूरत हाल है। हाँ, सीट्स नहीं आ रही या अभी कब आएंगी ये बात अलग है, वो गवर्नमेंट में हमारी जो करप्शन और सारी चीज़ें वो सबके सामने है। लेकिन कभी ना कभी तो स्टेबिलिटी आएगी इस मुल्क में। नहीं आ रही तो जो जिनको यकीन नहीं है वो तो छोड़ के भी जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो चीज़ें बेहतर होंगी। बट स्पेस इतनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब हॉस्पिटल आपने कम्प्लीटली समझ लिया, उसके डिपार्टमेंट समझ लिया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या करता है, क्लिनिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट क्या करता है। एक एक चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गई। अब इसी तरह ही आपने फार्मेसी को अंडरस्टैंड करना है कि फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से उसमें लोग खड़े होते हैं, कौन सी रैक्स हैं, क्या उसकी जो है उसमें डिस्पेंसिंग एरिया कहाँ पे होगा। हॉस्पिटल की फार्मेसी को, नॉट दैट क्लिनिक्स या सर्वेट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे आप, हॉस्पिटल फार्मेसी को अंडरस्टैंड करोगे। डिस्पेंसिंग एरिया क्या, डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग का सेक्शन किस तरफ होगा, प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग एरिया किस तरफ होगा, ये प्रॉपर फार्मेसी के अंदर सेगमेंट्स कैसे कैसे कौन कंट्रोल कर रहा है। चीफ जो फार्मासिस्ट है, अब 21वें 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है चीफ फार्मासिस्ट, वो भी इसी तरह ही आपको अंडरस्टैंड करना है क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है आगे फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। इसमें फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। अच्छा, इस सब चीज़ों में ना PNDC में एक चीज़ इन्होंने जो इन्वॉल्व की हुई है वो ये है कि फार्मासिस्ट जो है वो जनरल सेक्रेटरी होता है PNDC कमेटी का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई केसेस में फार्मासिस्ट ही वो जो है वो प्रेसिडेंट भी होता है या चेयरमैन होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं। जो फार्मासिस्ट ने MBA किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में, दे आर होल्डिंग दिस पोजीशंस। सो ऐसा प्रीवियस में भी हमने देखा कुछ हॉस्पिटल्स में जिसमें PNTC का जो चेयरमैन था वो फार्मासिस्ट भी रहा है। इवन MS भी हमने देखे हैं एक दो जगहों पे हॉस्पिटल्स के फार्मासिस्ट रहे हैं। सो थिंग्स आर चेंजिंग विद टाइम। तो आपको ये बताना चाहिए कि फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी है क्या, इसका काम क्या है, ये क्या हॉस्पिटल की फार्मूलरी बनाने में कैसे हेल्प करती है। फार्मूलरी क्या है, बेसिकली एक लिस्ट होती है, जेनेरिक्स की लिस्ट होती है। लाइक पैनाडोल है, उसमें जेनेरिक क्या है, पैरासीटामोल है। फेब्रोल में जेनेरिक क्या है, पैरासीटामोल है। तो अब वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अब हमने जो है जेनेरिक कौन कौन से ऐड कर ली, सारे जेनेरिक ऐड कर ली। फिर जेनेरिक वाइज उन्होंने ब्रांड नेम्स भी ऐड किए होते हैं। ये डिपेंड करता है हर हॉस्पिटल की फार्मूलरी पे, कौन सी हॉस्पिटल की फार्मूलरी है वो जेनेरिक पे बनाती है, कौन कौन से ब्रांड ऐड करती है। अब हॉस्पिटल कहता है कि जो रूल है वो अगर ये है कि हमने, और रूल होता भी ये है कि सबसे सस्ती वाली, क्योंकि जेनेरिक्स का बायोसिमिलर डाटा होता है कि अगर 5 जेनेरिक उन्होंने लिए हैं टेंडर में, उनका बायोसिमिलरिटी का डाटा उनके पास है, उनके पास एफिकेसी का डाटा होता है उनका। अब पता है कि पाँचों की एफिकेसी सेम है, वो प्राइस देखेंगे जिसकी सबसे कम है उसको वो प्रोक्योर कर लेंगे। तो फार्मूलरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस हॉस्पिटल में मिसिंग है, वो है प्रोक्योरमेंट का, जो कि सप्लाई चेन के नाम पे है, लेकिन वो प्रॉपर प्रोक्योरमेंट के नाम से होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसी में नीचे आके देखेंगे ना तो सप्लाई चेन का थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है इन्होंने, लेकिन प्रॉपर प्रोक्योरमेंट का एक चैप्टर होना चाहिए सिलेबस में। बहरहाल जो है आपको पता होना चाहिए कि फार्मूलरी क्या है, फार्मूलरी में कितनी ड्रग्स होती हैं, जो मॉडल्स हैं कुछ फार्मूलरी के, जैसा WHO का मॉडल है वो क्या कहता है कि फार्मूलरी किस तरह की, एक मॉडल फार्मूलरी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि कल को आपने जब हॉस्पिटल में जाना है तो आपने ये काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो फिर वो बैठ जाओगे। अगर आपको फार्मूलरी की नो हाउ है तो आप क्वेश्चन पूछोगे ना कि आप कौन सी फॉलो करते हैं, WHO को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं कि फार्मूलरी क्या होती है और आप फिर उधर बुद्धू बन के खड़े हैं कि कोई मुझे बता जाए, कोई मुझे सिखा जाए, तो फिर वो आपको सीखने में बहुत टाइम लगेगा। वहीं पर आप क्वेश्चन सिर्फ तब कर सकते हो जब आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब हॉस्पिटल में एग्जैक्ट
एज़ इट इज़ यही काम होता है जो आप पढ़ रहे हो। अगर कोई ये कहता है ना कि फ़ील्ड डिफरेंट है, तो फ़ील्ड डिफरेंट नहीं है, फ़ील्ड यही है। अगर अभी से चीज़ें आती हैं तो कल को उधर भी आप रिकॉग्नाइज़ हो रहे होगे, आपको लोग वो कहेंगे कि ही नोज़ और शी नोज़ समथिंग, इसको समझाओ, ये जल्दी पिकअप करता है चीज़ों को, बजाय इसके कि एक ऐसे बंदे पे खपो जिसको आपने ज़ीरो से सब कुछ पढ़ाना हो। सो इट्स द राइट टाइम, चीज़ें आपके पास हैं, पढ़ना है, सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, रट्टा नहीं मारना। अब एक दफ़ा फॉर्मूलरी आपने अंडरस्टैंड कर ली कि अच्छा यार ये सेक्शंस होते हैं फॉर्मूलरी के, इस तरह से बनती है, इतने इसमें ब्रांड्स आते हैं, ये इसका तरीक़ेकार है, एक डिज़ीज़ को हम इस तरह से देखते हैं, तो आपको फॉर्मूलरी कभी आपके जहन से नहीं निकलेगी। आगे हम चलते हैं, जो ये आ गया कि डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। अच्छा, अब इसमें ना मैं कुछ 2-3 चैप्टर्स का बता सकता हूँ, हर चैप्टर का तो नहीं डिटेल में बता सकता। मुझे अभी तक भी हर चैप्टर डिटेल में याद है क्योंकि मैंने स्टोरी की तरह पढ़ा हुआ है। मैं कुछ ओवरव्यूज़ दे देता हूँ, जिस तरह से ये है कि डिस्पेंसिंग ड्यूरिंग ऑफ आवर्स। अच्छा, पहले डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स कर लेते हैं। इन पेशेंट्स में क्या है कि अब होता है कि एक सेंट्रल फार्मेसी होती है, फिर कुछ सेटेलाइट फार्मेसीज होती हैं। सेटेलाइट फार्मेसीज होती हैं कि अब देखो एक सेंट्रल फार्मेसी और एक हॉस्पिटल की कोई तीसरे फ्लोर पे तो नहीं अब वो सप्लाईज दे सकती। क्या किया जाता है कि हर सेटेलाइट फार्मेसी बनाई जाती है हर फ्लोर पे, उसमें वो ट्रेज और रैक सिस्टम्स भी होते हैं। उसमें जो है अब इन पेशेंट जो है उसको जितनी भी सप्लाई जानी है वो वहाँ से जाती है, नर्सिस आती हैं, वो आके जो है आपसे चीज़ें ले जाती हैं और जाके दे देती हैं। वहाँ पे भी फार्मासिस्ट मौजूद है, जिस तरह आप कार्डियो वार्ड में होता है, जिस तरह पल्मो वार्ड में होता है। अब वहाँ पे भी अब देखो अगर एक पेशेंट है जिसको टीपीएन की ज़रूरत है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की, तो वो कौन बनाएगा? फार्मासिस्ट बनाएगा। डिस्पेंसिंग कौन करेगा? फार्मासिस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स है कि इन पेशेंट्स को जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और जो डिस्पेंस हो सकती हैं वो वहाँ पे की जाएंगी। सेंट्रल फार्मेसी में वहाँ से डिस्पैच कर दी जाएंगी सेटेलाइट फार्मेसी को, और वो वहाँ से पेशेंट तक दे दी जाएंगी। अब डिस्पेंसिंग ड्यूरिंग ऑफ आवर्स क्या है? फार्मासिस्ट की ड्यूटी तो हॉस्पिटल में होती है सुबह 8 से 2 बजे तक। अब 2 बजे के बाद कैसे डिस्पेंसिंग होगी? अब अगर किसी को टीपीएन चाहिए 4 बजे चाहिए, फार्मासिस्ट तो 2 बजे चला गया, अब क्या होगा? इस पे पूरा चैप्टर बेस कर रहा है, डिस्पेंसिंग ड्यूरिंग ऑफ आवर्स। ये है एक चैप्टर का थीम। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गया इसको पढ़ना कि यार क्या करूँ मैं इस चैप्टर में। अब मुझे आज भी याद है, ये बड़ा आसान तरीका होता है। फार्मेसी में रैक होती है, वो रैक की एक साइड खुलती है नर्सिस की साइड पे, एक साइड खुलती है फार्मेसी की साइड पे। फार्मासिस्ट क्या करता है, उस रैक में टीपीएन तैयार करके चला जाता है। क्योंकि उसको आइडिया होता है कि अच्छा किस तरह के पेशेंट्स हैं या किस तरह के एंटिसिपेटेड पेशेंट्स आ सकते हैं, वो कौन सा एक दिन में एक्सपायर होना होता है। अब टीपीएन बना के और या जो भी 1-2 डिस्पेंसिंग की चीज़ें हैं, कोई ड्रिप्स हैं या कोई नॉर्मल सलाइन की कोई बॉटल्स बनानी है, वो बना के रख के चला जाएगा। अब नर्स क्या करेगी, अगर उसको ऑफ आवर में चाहिए, वो शाम 5 बजे चाहिए, 7 बजे चाहिए, वो निकालेगी उस रैक में से जो चीज़ें चाहिए और बिल रख देगी वहाँ पे और रैक बंद कर देगी। जब सुबह फार्मासिस्ट आएगा वो रैक को ओपन करेगा और देखेगा अच्छा ये चीज़ें थी, इसमें से ये चीज़ें जो है यूज़ हुई हैं और ये बिल्स पड़े हुए हैं। वो बिल्स को लेगा जाके एडमिन में जमा करवा देगा, वो उस पेशेंट की फ़ाइल में बिल चार्ज हो जाएगा और साथ ही फार्मेसी के अकाउंट में भी आ जाएगा कि फार्मेसी से इतने की ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। इतनी सी बात पे पूरा चैप्टर है। क्या अब आप इतनी सी बात को 2 पेजेस पे नहीं लिख सकते? ईजिली लिख सकते हैं। क्वेश्चन आना है, राइट अ नोट ऑन डिस्पेंसिंग ड्यूरिंग ऑफ आवर्स। अब एक स्टोरी आपने पढ़ ली, आपको याद है, जिस तरह मुझे अभी तक याद है, कई साल हो गए। अब आपने वो कई साल से मुराद है कि 2-3 साल हो गए, बहुत बूढ़ा नहीं हो गया मैं, अभी 2-3 साल की बात है। तो 2-3 साल बाद भी मुझे याद हैं चीज़ें। तो इस तरह से आप कभी नहीं भूलेंगी ये चीज़ें, जब आपको एक स्टोरी के तौर पे याद होंगी। फिर आगे अगर हम चले जाएँ इसमें कि सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम, तो क्या है कि एक सेंट्रल रूम होता है जिसमें अब जिस तरह बेडशीट्स होती हैं वो सारी जो स्टीराइल होनी होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? इसमें बेडशीट्स हैं, इसमें इक्विपमेंट्स हैं जो ऑपरेशन थिएटर्स में होते हैं, वो सब का सब सेंट्रल स्टीराइल रूम होता है जहाँ पे स्टीराइल किया जाता है। कवर्स होते हैं पिलोज़ के, बेडशीट्स होती हैं जो मरीज़ों को, ओटी के कपड़े होते हैं जो डॉक्टर्स के ओटी के गाउन्स होते हैं, सारी चीज़ें एक सेंट्रल स्टीराइल रूम में स्टीराइल की जाती हैं, वॉश की जाती हैं, ड्राई क्लीन करें जो भी उनका प्रोसीजर है। उसके बाद वो डिस्पैच की जाती हैं जिस जिस जगह पे, जिस जिस फ्लोर पे, जिस जिस ओटी में, जिस जिस जगह से इक्विपमेंट ऑपरेशन थिएटर का आया होता है वो वापस वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। और स्टीरिलाइजेशन के भी कुछ मेथड्स हैं वो वही सेम है जो हर जगह यूज़ होते हैं। अब हर चैप्टर की एक स्टोरी है। अब जिस तरह से न्यूक्लियर फार्मेसी है तो वो भी इसी तरह ही है कि एक न्यूक्लियर पूरा सेटअप बना होता है हॉस्पिटल में। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिस तरह से जो कि उसी टाइम पे बनती हैं और उसी टाइम पे यूज़ होती हैं, राइट। तो अब वो जब करनी है स्पेशली, या फिर आपको एक्सरेज करने हैं ऐसे जिनमें आपने ये न्यूक्लियर चीज़ें यूज़ करनी है, या फिर आपकी कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि आपने उसी टाइम बनानी है और उसी टाइम देनी है, तो उनके लिए क्या किया जाता है कि एक प्रॉपर सेटअप बनाया होता है, बेसमेंट में मोस्टली बनाया जाता है। क्यों? ताकि पूरे हॉस्पिटल में रेडिएशंस ना जाएँ, कंट्रोल सेटअप बनाया जाता है। फार्मेसी भी कम्प्लीटली ग्लव्स और वो पूरा कॉस्ट्यूम एस्ट्रोनॉट्स जैसा पहना होता है उसने। अब वहाँ पे वो न्यूक्लियर जितने भी रिएक्शंस है वो कैरी आउट करेगा, मेडिसिन
बनाएगा, मेडिसिन वहीं पर डिलीवर करेगा पेशेंट को। उसके बाद उसकी डिस्कार्डेशन होती है कि किस तरह से उसको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन तो डेंजरस है। उसके स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स होते हैं, उसमें उसको इस तरह से डाला जाता है कि वो हार्मलेस हो जाएं, फिर उन कंटेनर्स से उसको प्रॉपर वे में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियर फार्मेसी। अब आपने देखना है कि क्या मैंने इसमें रेडियो फार्मासिस्ट का रोल लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। 10 नंबर का तो 2 पेजेस लिखने हैं, 20 नंबर का तो 4 पेजेस पे लिखना है। कहानी वही है जो आपने पढ़ ली है, अब उसको जो है ना वो आपने आगे देना है, वो जैसे मर्जी दे दें। फिजिकल प्लांट वो है कि किस तरह से एक हम सेटअप लगा सकते हैं, नया लगाना है। प्लांट बेसिकली होता है इंडस्ट्रियल या कोई भी सेटअप, इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, हॉस्पिटल का सेटअप होगा, फार्मेसी का सेटअप होगा। तो फिजिकल प्लांट लगाना है आपने, तो ये पौधे वाला प्लांट नहीं है, ये एक प्रॉपर सेटअप है कि किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, कितनी जगह किसको देंगे, कितनी जगह कैसे देंगे, किस जगह पे क्या आएगा, किस जगह पे क्या आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर जो है आपकी, अगर मैं ये वाली बात करूँ कि डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स आ गया, इस तरह के कुछ ऐसे हैं कि एक था नर्सिंग वाला भी, हाँ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन स्मॉल हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। अब इसमें क्या है, अब जो नर्सिंग होम्स होते हैं ना, छोटी डिस्पेंसरीज कह लो, पाकिस्तान में नर्सिंग होम का इतना कंसेप्ट नहीं है, डिस्पेंसरी का ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो फार्मासिस्ट नहीं मौजूद। अब अगर वहाँ पे किसी को कोई चीज़ चाहिए तो क्या करेंगे कि वो उनके ना एसोसिएशंस होती हैं नियर बाय हॉस्पिटल से, वो कॉल करेंगे और फार्मासिस्ट को बुला लेंगे। इसको ऑन कॉल फार्मासिस्ट भी कहते हैं। फार्मासिस्ट आएगा, आके वाइटल्स करेगा पेशेंट्स के। अक्सर ऐसा भी होता है कि फार्मासिस्ट हफ्ते में एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं, जिन जिनको टीपीएनस वगैरह चाहिए या जिन जिनके जो डिस्पेंसिंग चाहिए या जितनी भी फार्मासिस्ट रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर देगा। या तो वो ऑन कॉल होगा कि उसको नर्सिस होम से कोई भी कॉल करेगा और बुला लेगा जब ज़रूरत हुई, या फिर वो वीक में एक दफ़ा आएगा। तो इतना सा काम है। इस पर अगर 10 नंबर का नोट आता है तो कितना मुश्किल काम है कि फार्मासिस्ट जाएगा और जाके जो भी वही उसके मेजर फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ हैं वो वाली कंप्लीट कर रहा होगा। तो उसके बाद जो है हेल्थ एक्सेसरीज, इसमें वही एड्स हैं, वॉकिंग एड्स हैं, इसमें आ जाती हैं। छड़ी किस इस्तेमाल करनी है, अगर वो बेड रिडन पेशेंट है तो वो खाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो खाना रखने के लिए, और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। मतलब ये सारी वो एड्स हैं जो कि हम पेशेंट को देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा वॉकिंग एड्स की क्या टाइप्स हैं। वो सिंगल वाली एक होती है छड़ी, एक होती है जिसके नीचे पूरा ट्राइपॉड बना होता है, वो फिर एक के नीचे व्हील्स लगे होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। फिर सर्जिकल में आ जाएंगे कि गाज़ क्या होता है, और मेडिकल गाज़ में और दूसरे में क्या फ़र्क है, कॉटन कौन सी कैसे क्या, ये सारी चीज़ें, थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, एक्सेस डिटेक्टेबल थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और देन लास्ट में आएगा कि एक्सीडेंट और इमरजेंसी को किस तरह से आपने डील करना है। टाइम लेती है हॉस्पिटल अगर आप सही तरह से पढ़ो। जैसे एक्सीडेंटल पेशेंट आ गया तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है, किस तरह से वो मैनेज करेगा। लेकिन इस टाइम ये वर्थ इट है। ये जब आप कल को हॉस्पिटल में जाओगे, इवन ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप बहुत से लोग होंगे जो कि बाहर अपना कैरियर बनाएंगे, तो वहाँ पे तो आपको करना ही ये एम्बुलेटरी केयर फार्मासिस्ट है वहाँ पे, एमरजेंसी केयर फार्मासिस्ट है वहाँ पे। तो अगर आपको चीज़ों की बेसिक्स ही नहीं पता तो आप किस तरह से परफॉर्म करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हॉस्पिटल। इसका सिलेबस जो है वो सारा एक दफ़ा गो थ्रू करना ज़रूरी है जिसने कैरियर बनाना है। जिसने नहीं कैरियर बनाना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट प्लस पास पेपर्स भी कर सकता है, क्योंकि इसमें राइट एंड नोट होने आता है, कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल्ड नई चीज़ें आती। कभी कभी बहुत गंदा पेपर भी आ जाता है जब कोई अपनी स्लाइडों से उठा के बना देता है सारा, तो उसमें ना तो आपका कसूर है, ना ही किसी इंस्ट्रक्टर का कसूर है, ना ही किसी और का कसूर है। डैट इज़ टोटली बाइस्ड थिंग। सिलेबस में से बनाना चाहिए हमेशा। अगर कोई बना भी देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी अपनी स्वाबदीद पे है, लेकिन आपका नॉलेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा आवाम कहती है कि सप्लियाँ आती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की टिपिकली अगर मैं बात करूँ, उसकी रीज़न ये है कि आप क्या पूछा क्या गया होता है और आप लिख के क्या आते हो। ये सबसे बड़ी रीज़न ये है। टू द पॉइंट पेपर होना चाहिए इंडस्ट्री का, दैट्स इट। कहानियाँ हॉस्पिटल में हैं, लिखें। मैंने पहले ही कहा कि हॉस्पिटल में कहानियाँ ही लिखनी है, लेकिन इंडस्ट्री में कोई कहानी नहीं लिखनी। एक मशीन है, सपोज़ करें मिलिंग का पूछा हुआ है, आप उसमें कहानी लिखने बैठ के क्या लिखोगे? वही उसकी प्रोसेस हैं जो हैं और उसी तरह ही वो चलेगी। अब आपने देखना क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ मिलिंग की कर लूँ, तो इसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, जो मैकेनिज़म्स आपको आने चाहिए। अगर कि हैमर मिल रहा है तो वो क्यों यूज़ करते हैं हम, उससे फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इनका ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिल क्यों यूज़ करते हैं। अब बॉल मिल है, मुझे आज भी याद है कि हम कॉस्मेटिक्स के लिए बॉल मिल को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बॉल से बहुत फाइन पाउडर जो है वो बनाती है, तो वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। इस तरह से आपको आनी चाहिए चीज़ें कि एक बॉल मिल है तो वो कैसे काम करेगी। हर मिल में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, उसके दरमियान में मशीनरी होती है। अब आपको बताना चाहिए कि कटर मिल है तो उसमें क्या मशीनरी एडजेसेंट ब्लेड्स किस तरह से लगे हुए हैं कि वो बिल्कुल पाउडर को बारीक बारीक ग्रैन्यूल्स को बारीक बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर
कटर मिल रहा है तो वो किस तरह से काम कर रही है। मतलब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि किस तरह से ब्लेड्स लगे हुए हैं, किस तरह से नीडल्स लगी हुई हैं, किस तरह से क्या चीज़ें लगी हुई हैं। पहले मैं जिस तरह से करता था वो ये था कि अगर मिल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही वो है। मैं इस तरह से करता था कि एक ऑपरेटस ले लिया, ठीक है, उसके पार्ट्स लिख लिए साइड पे। अब मैंने यूट्यूब खोल लिया, उस ऑपरेटर्स का नाम लिखा, ओके किया, देखा जी क्या किस तरह से वर्किंग है इसकी, देख ली। फिर उन पार्ट्स की वर्किंग देखी कि अच्छा पहले ये काम करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है, फिर उसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली। मैं डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करता था इतनी, वैसे आपको बता रहा हूँ कि कर लें तो अच्छा, क्योंकि आप पूछ लेते हैं पेपर में कि ड्राफ्ट लाम वाली डायग्राम, ड्राफ्ट लाम वाली डायग्राम। हमारी दफ़ा तक ये मसले नहीं थे, हमारी दफ़ा तक नहीं पूछते थे कि ड्रा करें मशीन्स। अब पूछते हैं, अब तो एग्जामिनर जो है वो वाइवे में भी कह देता है कि मशीन ड्रा करो, और करवा भी लेते हैं। सो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस नाउ कि अब मशीन की ड्राइंग आपको आनी चाहिए। तो अब ये तो हो गया मिल का। अब एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हैमर मिल रहा है तो आपको बताना चाहिए कि ये एट्रीशन पे अगर काम करती है तो क्यों करती है, एट्रीशन है क्या। इस तरह से आपको कुछ कॉमन जो है वो चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अब अगर मिक्सिंग की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वी टाइप मिक्सर क्या है, एस टाइप मिक्सर क्या है। मिक्सर की ना एक फिल कैपेसिटी होती है, यानी कि अगर आप 100% मिक्सर को फिल कर दोगे ना तो आप फ्लॉप हो जाओगे। उसकी एक कैपेसिटी होती है, जैसे लाइक 80% है तो 80% से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं उसमें डाल सकते, क्योंकि ब्लेड्स ने घूमना है, उसको भी चाहिए जो है ना जगह। तो आपने फिल कैपेसिटी देखनी होती है कितनी होती है। इस तरह की जब ब्लेंडर्स आप मार के आते हो ना, अगर वो आपसे वाइवे में पूछता है फिल कैपेसिटी क्या होती है, आपको पता ही नहीं है। फिर अब आप ग्रेन्यूल्स बना रहे हो, उसमें वो पूछता है बाल क्रैकिंग मेथड क्या है, आपको नहीं पता। अब वो बड़ा सिंपल से आप करते भी हो, वो जब आप एक स्लरी बनाते हो उसके बाद उसमें से एक बॉल बनाते हो, उसको साइड पे फेंक के देखते हो, अगर तो उसमें क्रैक्स आ गए तो इसका मतलब है वो ठीक है, अगर क्रैक्स नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। इट्स अ लॉन्ग टाइम अगो जब मैंने ये पढ़ा था। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि जो है बाल क्रैकिंग मेथड की। अब आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप बॉल बनाते हो स्लरी के बाद ग्रैन्यूल्स बनाने से पहले, उसके बाद उसको वो उसमें से गुजार के ना हम जो है वो ग्रैन्यूल्स बनाते हैं मैश में से गुजार के। उससे पहले तो हम बॉल बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ क्रैक हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको नहीं आते वहाँ पे, जो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा बॉल क्रैकिंग मेथड क्या था। अब पॉइजर लॉ है, वो पूछ लेते हैं, आपको वो नहीं आता होता कि अच्छा पॉइजर लॉ में क्या था, आप कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि लैकमैन में लिखा हुआ है। इस तरह से है कि नोट्स और लैकमैन मिला के पढ़नी है। कहीं कहीं लैकमैन है, जिस तरह फिजिक्स ऑफ टैबलेटिंग है वहाँ पे लैकमैन बहुत बहुत अच्छी है। आपको कंप्रेशन और कंपैक्शन इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए कि कैसे काम करती हैं ये। अब टैबलेट्स में बहुत बड़ी साइंस है, टैबलेट्स की क्वेश्चंस लाजमी आते हैं टैबलेट्स में से। जो ये टैबलेट्स वाला चैप्टर है ना, ये कंप्रेशन एंड कंपैक्शन वाला ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फिजिक्स ऑफ टैबलेटिंग आनी चाहिए कि टैबलेट बनती क्या, मेथड्स क्या, प्रोसीजर्स क्या हैं, कि अच्छा कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। कंप्रेशन हो गई, उसके बाद फिशर रिएक्शन होगा, सेपरेशन होगी, क्या हो गया, फ्यूजन हो गई, किस तरह से क्या क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का डिटेल पता होनी चाहिए। वो वाइवा में पूछता है ये। फिर कुछ स्पेसिफिकेशंस आती हैं बीपी की और यूएसपी की, वो आपको बताना चाहिए। फिर वो टैबलेट कोटिंग में से बहुत चीज़ें पूछते हैं, डिफेक्ट्स ज़रूर पूछते हैं। टैबलेट के डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि अगर ये वाला डिफेक्ट आया है तो अगर टैबलेट जो है उसकी एक साइड से उसकी साइड सही नहीं आई तो आपको पता होना चाहिए क्यों। टैबलेट कोटिंग के डिफेक्ट्स हैं कुछ, वो आपको आने चाहिए। टैबलेट कोटिंग का प्रोसीजर आना चाहिए क्या है। फिर इसके बाद टैबलेट बनती कैसे है, सिंपल मशीनरी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स मशीनरी कौन सी है, आपको ये पता होना चाहिए। इन चीज़ों के बाद कैप्सूल्स में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, कैप्सूल फिलिंग का। वो जो अब देखो रोटरी मशीन है वो टैबलेट्स भी बनाती है, कैप्सूल्स भी बनाती है। अब इन दोनों में फ़र्क आपको आना चाहिए, टैबलेट्स में कैसे बनाती है, कैप्सूल्स में कैसे फ़र्क आता है, और वो मशीन काम किस तरह से करती है। कैप्सूल फिलिंग मशीन किस तरह से काम करती है, कैप्सूल की टाइप्स क्या हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स क्या हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स क्या हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम अगो जब मैंने पढ़ा था, लेकिन चीज़ें याद क्यों हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही पढ़े थे। चीज़ें बाकी अब रट्टे वाली चीज़ें तो मुझे भी भूल गई हैं अब, लेकिन जो कंसेप्ट्स थे वो अभी भी याद है। मिक्सर्स के भी इवन कंसेप्ट्स याद हैं कि एच टाइप मिक्सर कैसे काम करता है, उसका जो है वो वॉल्यूम कैसे निकालना है, उसका सरफेस एरिया कैसे नोट करना है, और उस पर फार्मूला कौन सा लगाना है। ये चीज़ें हैं जो कि बाद में भी आपके काम आती हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मॉलिक्यूल का साइज़ कैसे मेजर करना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों को वाइवे में ये नहीं आ रहा होता, वो कहते हैं अच्छा आपने मिक्सर चला दिया या मिक्सर को छोड़ दो। मिक्सर से तो हम ये चेक करते हैं ना कि कितनी % होमोजेनिसिटी है। अब आपने मिलिंग की है, मिलिंग के बाद आपने कहा जी मैंने साइज़ रिड्यूस कर दिया पार्टिकल का, वो कहेंगे अच्छा पहले कितना था और अब कितना है, कैसे चेक किया। नहीं पता होता बच्चों को, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, नहीं पता होता। उन्हें चेक करना ही नहीं आता कि हमने अच्छा माइक्रोस्कोप में कैसे रख के देखना है, क्या हमने उस पर आयोडीन डालनी है या नहीं डालनी, किस तरह से क्या करना है। ये कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए मशीन्स के। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो आपको ना पढ़ाई जाती हो। हमारे दौर में जिस वक्त मैंने फार्मेसी की थी, तो बहुत पहले की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की चले जाएँ, तो बहुत अच्छा इंडस्ट्री पे फोकस था, बहुत ही अच्छा था। आलमोस्ट कोई 30-35 मशीन्स मैंने अपने हाथ से यूज़ की हैं,
चलती हैं। लोग कहते हैं कि मशीन्स नहीं चलती, सब चलती हैं, और पेपर वाले दिन तो 40 की 40 चलती हैं। दिस इज़ एन अदर मिरेकल कि जो मशीन्स पूरा साल आपको बताया जाएगा ना ख़राब है, ये ड्रायर नहीं, ये नहीं चलता, ये तो ख़राब है, या ये जो है होमोजेनाइज़र नहीं चलता, ये ख़राब है, पेपर वाले दिन वो भी चल रहे होते हैं। वो मिरेकल होता है स्पेशल पेपर वाले दिन, जिसमें 40 की 40 मशीनें चल रही होती हैं। सो अब इतना किसी के पास भी पूरे साल में टाइम नहीं होता कि वो 30-35 मशीन्स को देख ले। वट आई यूज़ टू डू इज़ कि मेरा प्रैक्टिकल हो गया ना, तो अब अगर बॉल मिल का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाते हैं आपको वो प्रोसीजर रन करने में। उस 10 मिनट के बाद मैं अपने ग्रुप को छोड़ देता था, खैर बात क्या देता था, फिर मैं पूरी लैब घूमता था कि अच्छा ये तुम लोगों को कटर मिल आई है, कैसे काम कर रही है, तुम लोगों को एच टाइप मिक्सर आया, कैसे काम कर रहा है, दिखाओ। वो सिर्फ इंडस्ट्री की 2 घंटे लैब के हलाल किए हुए ना, आज तक मुझे जो है प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत चीज़ें क्लियर हैं कि अच्छा ये वाली मशीन ऐसे काम करती है, ये मशीन ऐसे काम करती है, ये मशीन ऐसे काम करती है। और मैंने आलमोस्ट बहुत कम लैब्स में सारी मशीन्स कवर कर ली थी, क्योंकि अपने ग्रुप में 10-15 मिनट लगाने के बाद मैं हर ग्रुप का पार्ट होता था। तो ये कुछ आपकी स्मार्ट टैक्टिक्स होती हैं कि आपने बाकी सारा दिन एंजॉय किया, 2 घंटे लैब में काम कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। ये चीज़ें कुछ मैं तब टेपर किया करता था कि मुझे ये चीज़ों पे फोकस करना है। तो इसी तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे फोकस कर लें। नहीं किया तो भी मसला नहीं, यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है, यूट्यूब को एक्सप्लोर करें, हर मशीन को देखें यूट्यूब पे कैसे काम करती है। अब इसमें कुछ ये है कि जो स्टरीलाइजेशन वाला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने उसमें सारे कंसेप्ट्स देखने हैं, जी स्कोर क्या होता है, एफ स्कोर क्या होता है, क्लीन रूम क्या होता है, क्लीन एरिया क्या है, क्लीन रूम की क्लासेस क्या हैं, किस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, लेमिनर फ्लो हुड क्या होता है। पिछले दिनों में मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा लेमिनर फ्लो हुड क्या होता है, और मैं उसकी शक्ल देख रहा था कि तुम्हें ये नहीं आता। तो दैट इज़ सो बेसिक, सो बेसिक। तो ये अगर चीज़ें फोर्थ ईयर में आपने नहीं पढ़ी तो फिर आपसे सीनियर ऐसे ही कहेंगे कि जो है ये नहीं आता तुम्हें, वो नहीं आता तुम्हें, क्योंकि उन्होंने ये बुक्स में ही पढ़ा हुआ है, वो कोई बाद में जाके चीज़ें नहीं सीखी। जिसने बुक्स पढ़ी हैं उसको पता है क्या लिखा हुआ है बुक्स में। सो टॉकिंग अबाउट दिस, कीपिंग द थिंग्स शॉर्ट, इंडस्ट्री में ज़्यादा सप्लीज आती हैं, इसलिए इंडस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा खींच के मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन की हैं चीज़ें। तो ये है कि इंडस्ट्री में कहानियाँ नहीं लिखनी, जितना पूछा है उतना लिख दो, जो प्रोसीजर है एग्जैक्ट वैसे ही लिखो। अगर कंटिन्यूस ग्रेनुलेशन लिखा है, हमारी तो बहुत मुश्किल होती थी, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ते थे हम लोग। मुझे याद है 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था, पार्ट्स आते थे क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन आया उसके आगे 4 पार्ट्स होंगे, और उसके बाद एक उसका पार्ट होगा बी वाला जो कि 10 नंबर का होगा, ए वाले पार्ट के आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं जो 2.5 मार्क्स ईच। और वो डायरेक्ट पूछा होता था व्हाट इज़ जी स्कोर, व्हाट इज़ एफ स्कोर, व्हाट इज़ द ये वो फलां फलां, इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट पूछी होती थी। तो बड़ा टफ पेपर होता था। मिलिंग में सिर्फ इस तरह से पूछा होता था कि इसका पहले मैकेनिज्म लिखेंगे कौन सा है, फिर इसके जो है पार्ट्स लिखें, और फिर जो है कोई और आगे सवाल किया होता था। मतलब ये कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सप्ली आने की कि इस वजह से सप्ली आई तो उस वजह से आई। आपने ठीक लिखा है कोई मसला नहीं। जो कहानियाँ लिखते हैं वो तो पक्के फेल होते हैं इंडस्ट्री में। अब तो वो पेपर पढ़ते हैं, पहले तो फिर चलो पेपर इतना पढ़ते नहीं थे, लेकिन आज से 3-4 साल हो गए हैं पेपर पढ़ने लग गए हैं वो। इमल्शंस भी इसी तरह ही है कि आपको मशीन आनी चाहिए कि मशीन्स कौन कौन सी इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, सोनिफिकेशन कैसे होती है। अब ये चीज़ें हैं जो कि आप एक दफ़ा भी सिलेबस पढ़ लेंगे ना अच्छे से नीयत से कंसेप्ट के साथ, तो फिर नहीं भूलेगा। लेकिन अगर एक दफ़ा भी सिर्फ पास पेपर्स किए हैं, सिर्फ किसी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आई एम डेलिबरेटली सेइंग, अपने नोट्स बनाओ, अपना कंप्लीट पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है कि हर एक ने ना, अगर किसी ने 100 पेपर्स पढ़े हैं उसमें से एक उसने लिख दिया है हैंड रिटन में, तो वो बाकी 99 तो उसने पढ़े हैं, आपने थोड़ी पढ़े हैं। तो इसलिए प्लीज़ कीप फोकस ऑन दीज थिंग्स। स्टीराइल प्रोडक्ट्स के बाद पैकेजिंग भी इम्पोर्टेंट है। मज़े की बात बताता हूँ कि हमसे पहले तक पैकेजिंग किसी को इतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाया जाता था। हमारी दफ़ा पैकेजिंग में से भी सवाल आ गया था। शायद ये मेरे साथ ही अनफॉर्चुनेट इतना होता है कि टफ़ वाले पेपर आते हैं सही वाले, या शायद हर एक को ही लगता है कि उसको टफ़ पेपर आया है। ये भी एक जो है वो फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट बात है। बहरहाल आपने इंडस्ट्री कैसे करनी है मैंने मेन चीज़ समझा दी है। कंसेप्ट देखो कि एक मशीन है, अगर सबसे पहले तो ये देखो कि हम करते क्यों हैं। ये इतने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, ड्राइंग, कम्बिनेशन, मिक्सिंग, इवेपोरेशन, क्यों करते हैं। इवेपोरेशन है, लेट्स सपोज, क्यों करते हैं हमने इवेपोरेशन करके करना क्या है, वाई वी आर इवेपोरेटिंग। इसके कंसेप्ट को जब हम समझ जाएंगे उसके बाद आपने आना है कि अच्छा इवेपोरेशन तो हमें समझ में आ गई क्या होती है, अब इसको करना कैसे, कैपिलरी मेथड क्या है, किस तरह से काम करता है, कि इवेपोरेट होगा क्या, अब उसका मैकेनिज़्म क्या है कि अगर पानी है सपोज करें तो पानी किस तरह से वो जो है इवेपोरेट्स में कन्वर्ट होगा, उसके प्रोसीजर को क्या कहते हैं।
ठीक है। एवेपोरेशन होती कैसे है, कितने टेम्परेचर पे होती है, टेम्परेचर की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या स्टीम से भी एवेपोरेशन की जा सकती है, क्या फलां चीज़ से भी एवेपोरेशन की जा सकती है, पानी एवेपोरेट होकर स्टीम बनता है तो फिर क्या होता है। इस तरह से आपने याद करना है कंसेप्ट्स, फिर आना है आपने मशीन पे कि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि मैं करना ये चाहता हूँ, इसके लिए मेरे पास टूल ये वाला है, तो फिर आप उस मशीन को पढ़ोगे कि अगर रिवर्स कैपिलरी मेथड है तो उसमें क्या हमने यूज़ किया है, फिर मशीन्स आपको बेहतर समझ में आएंगी। फिर एट द एंड ऑफ द थिंग इज़ के आपने हर मशीन की एप्लीकेशंस लाजमी पढ़नी है कि ये मशीन है, इसकी एप्लीकेशंस ये हैं, ये इस काम के लिए यूज़ होती है, ये मशीन इस काम के लिए यूज़ होती है। वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब से, मैंने तो वीडियो साथ साथ देखी थी। इसमें सेफ्टी मेथड्स है, हमें पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आया था सेफ्टी मेथड्स में से। वही हिसाब है जिस तरह कासिम शाह के साथ हर एक्सपीरियंस हुआ हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में हमारे साथ भी ये पूरे सिलेबस वाला एक्सपीरियंस हुआ हुआ है। तो इसको भी देख लेना कि हैज़र्ड्स क्या होते हैं और अगर हैज़र्ड्स आ जाएँ तो क्या मेजरमेंट्स होनी चाहिए, और हैं क्या मेजरमेंट्स हमारी फार्मेसीज़ कह रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वही रेत की बाल्टियाँ लटकी होती हैं या फायर हाइड्रेंट्स होते हैं, स्टेयर्स बनी होती हैं, तो उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही आपने याद करने के हो जाए तो किस तरह से एक स्टेयर्स बनी होंगी जहाँ से भागना एग्जिट होगा स्पेसिफिक। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्री का ये सीन है। वाईवे में सीधी सीधी चीज़ें हैं। वाईवे में आपने एक तो मशीन्स की डायग्राम्स हैं, मशीन के मेथड्स हैं, किस तरह से काम करती हैं वो हैं। स्पेसिफिकेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपसे पूछता है ना कि आपने फ्रेबिलिटी टेस्ट करना है और फिर वो ये पूछता है कि फ्रेबिलिटी टेस्ट के लिए आप जो है उसको कितने आरपीएम पे घुमाओगे, अब आपको आरपीएम ही नहीं आता, क्या करोगे। और वो क्या करेगा, वो तो आपकी शक्ल देखेगा कि कहेगा इसको कुछ नहीं आता, और आप बाहर आके कहोगे कि मेरे से तो सवाल ही बड़ा डिफरेंट पूछ लिया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपने सिंपली जो है वो याद करना है जो ज़रूरी है। ये इतनी कम्प्लेक्स गाइडलाइंस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल आप नहीं समझा सकते किसी को। जब हम थे तो वी वर नॉट लकी इनफ कि हमें कोई भी समझाता है इस तरह। अगर आप लोगों को मिल रहा है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और फ्यूचर में आपके लिए बेहतर होंगी। बहुत से ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अभी हम कैसे पढ़ें अगर हमने कल को हमें फ़ायदा हो, तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री का कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद चलते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल इज़ वेरी ईजी। फोर्थ ईयर की क्लिनिकल में सिर्फ दूसरा चैप्टर है जो अच्छा है, मज़ेदार चैप्टर है, बाकी सारी तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग्स ही हैं। स्टार्ट में वही प्रैक्टिस और इंट्रोडक्शन है कि फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस क्या होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या होती है, सारी डेफिनेशंस वगैरह इसमें आ जाएंगी, फार्मेसी प्रैक्टिस की, फार्मास्यूटिकल केयर की स्टैंडर्ड्स और वो सारी चीज़ें। उसके बाद डिजीज़ मैनेजमेंट है, 12 डिजीज़ हैं फोर्थ ईयर में, सारी की सारी इंपॉर्टेंट। हाइपरटेंशन में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं दे नो, पेपर थोड़ा सा डिफरेंट आता है। डिफरेंट कैसे आता है कि स्लाइड्स में से आता है, स्लाइड नोट्स में लिखी हुई हैं, तो वो पढ़ लें। उसके साथ साथ अब हाइपरटेंशन को देखें, अभी रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं। वो क्या गाइडलाइंस आई हैं कि अगर पेशेंट हाइपरटेंशन में तो आप ग्लाइसीमिक कंट्रोल को छोड़ें, आप डायरेक्ट जो है ना उसके अदर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट फेलियर वगैरह से बचाने के लिए SGLT2 और GLP-1 पे डाल दें। अब हमारे नोट्स और स्लाइड्स में तो जो है वो दूर दूर तक इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, तो इतने वो आउटडेटेड हैं। ये अभी 2023 की जो यूरोपियन कांग्रेस है ना कार्डियोलॉजी की, उसकी गाइडलाइंस बता रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले आई हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कीप योर नॉलेज अपडेटेड, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाओगे। अभी ये जो नोट्स 2021 में लिखे हैं इनमें भी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि 2021 में गाइडलाइन नहीं आई थी, 2023 में आई है। आप अगर आप 2023 वाली लिखोगे तो जो पेपर चेक है उसको नहीं पता, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए 2021 वाली लिखनी है, उसने वहीं तक का पढ़ा हुआ है। बहरहाल चलते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट पे। आगे के 4 चीज़ें हैं सीधी सीधी। अगर एक डिज़ीज़ की बात करूँ तो 4 से 5 चीज़ें हैं। डेफिनेशन के डायरिया है तो डायरिया क्या है, कंडीशन को बता दिया आपने। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मिस नहीं करना। अगर राइट अ नोट ऑन डायरिया आता है, राइट अ नोट ऑन फ्लान डिजीज़ आती है, पैथोफिजियोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बताती है कि आपका डिजीज़ पे ग्रिप कितनी है, आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखना है कि कौन से पैथोजेंस इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया है, फंजाई है या प्रोटोजोआ है, क्या चीज़ है जो कि इन्वॉल्व है और कैसे उसने ये डिजीज़ करवा दी। ठीक है, पैथोजेनेसिस के बाद आपकी पैथोफिजियोलॉजी के बाद आ जाते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स को क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशंस या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कहते हैं। इसमें आ जाते हैं कि साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या। फिर आ जाती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में 2 तरह की डायग्नोसिस होती है। एक होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसमें ये देखना होता है कि क्या ये वाली डिजीज़ है या ये वाली डिजीज़ है, क्या COPD है या अस्थमा है। ये तो खैर बहुत डिफरेंट है। मोस्टली टाइफाइड्स और इन ऐसे केसेस में होता है जहाँ पे आपको ना एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि 2 डिजीज़ होती हैं, उनके सिम्टम्स सेम होते हैं। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं कि नहीं ये वाली है, ये नहीं ये वाली है। तो डायग्नोसिस बड़ा सिंपल है, 3-4 आपके वही स्टेप्स होते हैं। जैसे डायरिया में क्या स्टेप्स हैं आपको पता है, लूज मोशन है और डिहाइड्रेशन है। यही डायग्नोसिस का इसका ये है कि स्टूल पर कितने आ रहे हैं, ये वो।
दैट इज़ द ओनली सिंपल थिंग। डायग्नोसिस के बाद आप आ जाते हो ट्रीटमेंट पोर्शन की तरफ। ट्रीटमेंट में अगर बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं आता तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हम एंटी डायरियल्स में ये चीज़ें देंगे। अब अगर आप ये कि प्रॉपर आपको सेटअप आता है तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि होता क्या डायरिया में, मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो आपने गैस्ट्रिक मोबिलिटी कंट्रोलर्स देने हैं, आपने वाटर एब्जॉर्बेंट्स देने हैं। सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्या आपने करना क्या है। अब डिजीज़ तो होगी, ये बीमारी हुई, क्यों हुई, इस वजह से हुई, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या थे, ये थे। पेशेंट प्रोफाइल को ज़हन में लाएं, एक बंदे को ज़हन में लाएं, उसको डायरिया करा दें, जिस पे गुस्सा है उसको ज़हन में ले आएँ, उसको वो वाली डिजीज़ करवा दें, हो गई। अब अंडरस्टैंड करेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स ये वाले आ रहे हैं इसको, अब ये मेरे पास आया है, अब मैंने क्या करना है। अब आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, आपने देखा जी मैं इसका साइंस सिम्टम्स ये हैं, इस तरह से आपको कभी नहीं भूलेगी वो डिज़ीज़। फिर आपने देखा इसके लिए मेरे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, क्या ये बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है तो ये अडल्ट है, तो इसको मैं क्या, अगर इसका मैंने डायरिया देखा है कि इसको जो है वो इन्फेक्शियस डायरिया है, तो फिर मैं क्या करूँगी या करूँगा, फिर मैं इसको एंटीबायोटिक दूंगा। इस तरह से आपने ये चीज़ें देखनी है कि मैं इसका ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से बनाऊँ, तो आपको कभी भी वो डिज़ीज़ नहीं भूलेगी। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। पेशेंट काउंसलिंग में से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आता, क्योंकि काउंसलिंग का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर से बड़ा कोई काउंसलर नहीं है पाकिस्तान में, डॉक्टर से बड़ा कोई डायग्नोजर नहीं है, कोई प्रिस्क्राइबर नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ही आवाम है जिसने जो है ये कंसिडर किया हुआ है, और हमारे ही फार्मासिस्ट हैं जो कि इन चीज़ों में आगे नहीं आते। लेकिन अब जो कि रेजिम चेंज हो रही है, तो आने वाले वक्त में फार्मासिस्ट की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाएगी। इस टॉपिक को पढ़ लें, लेकिन इसमें से कोई खास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ। क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 4 फेजेज़ एंड ट्रायल्स के क्या होते हैं, फेज़ 0 में क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इस एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस और पूरी क्लिनिकल की इंपॉर्टेंस एक साइड पे है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि फ़ेज़ 4 ट्रायल क्या होता है, अब मैं आपसे पूछता हूँ फ़ेज़ 4 ट्रायल का ड्यूरेशन क्या है, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ ड्रग चलता है, क्योंकि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है। ये ड्रग मार्केट में आ गई, उसके बाद चलेगा। फेज़ 0 का क्या मकसद होता है, फेज़ 1 में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, फेज़ 2 में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, और फेज़ 3 में क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं लिखी हुई। जब आप आगे आएंगे, फील्ड में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा फेज़ 2A भी होता है, फेज़ 2B भी होता है, फेज़ 3A में भी ड्रग आती है, फिर फेज़ 3B में भी ड्रग जाती है। तो A B's की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ट्रायल कंडक्ट कैसे करना है। वो स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल की फर्म में जाना है, टाइगर मेड में जाना है, या किसी और डीआर के फार्मा वगैरह में जाना है, जहाँ पे उन्होंने एज अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफिसर जाना है। और बहुत सी ट्रायल 360 है, और की ट्रायल्स है, काफ़ी सारी फर्म्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या एक डिज़ाइन किया, बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल का डिज़ाइन का वर्ड बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो हमें डिज़ाइन देखना है कि अच्छा हमने प्राइमरी एंड पॉइंट्स क्या लेने हैं। सबसे पहले तो ये देखो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे हमने इस पॉपुलेशन को स्टडी कर क्यों रहे हैं। फिर आ जाएगा कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, किन को नहीं एक्सक्लूड करना। फिर प्राइमरी एंड पॉइंट्स क्या हम देखना चाह रहे हैं, सेकेंडरी एंड पॉइंट्स क्या हैं, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमने लिए हैं, कितने कंट्रोल ग्रुप हैं, ये रैंडोमाइज्ड है, डबल रैंडोमाइज्ड है, ब्लाइंडेड है, सिंगल ब्लाइंडेड है, डबल ब्लाइंडेड है। ये सारी ट्रायल्स में चीज़ें आपको गो थ्रू होनी चाहिए, ताकि जब आप कल को फील्ड में आओ। तो सबसे मुश्किल काम ये है, फील्ड में आप आते हो, आप सेल्स मार्केटिंग में आ जाते हो, सपोज करो, आपको ट्रायल्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप क्लिनिकल में जाते हो, आपके ट्रायल्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जितनी भी आपने चीज़ें पढ़नी है वो सारी रिसर्च आर्टिकल्स हैं। रिसर्च आर्टिकल पढ़ना आता होगा तो आगे कुछ होगा। तो इसमें रिसर्च आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ट्रायल पे बात हो रही है, सिर्फ ट्रायल। रिसर्च आर्टिकल हम आगे जाके पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर में, कि क्या रिसर्च पेपर आपने क्या किस तरह से लिखना है, क्या उसका मेथडोलॉजी है, और फिर जर्नल्स कौन से हैं। नजम है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, वो बड़ा अच्छा जर्नल समझा जाता है। फिर और इस तरह के काफ़ी जर्नल्स हैं जो कि बड़े अच्छे अच्छे जर्नल समझे जाते हैं। तो BMJ के जर्नल्स अच्छे हैं। फिर 2-4 और भी जर्नल्स हैं जो कि बहुत अच्छे, नेचर के जर्नल अच्छे हैं, साइंस डायरेक्ट का बहुत अच्छा जर्नल है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि जर्नल की रैंकिंग किस वाइज होती है, उनका जो है वो स्कोर कितना होता है, आपका जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर कितना होता है, ये आप सीखोगे लिटरेचर में जाके कि रिसर्च पेपर को पढ़ते कैसे हैं। ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल्स के बाद यूटिलाइजेशन रिव्यू की लिटरेचर को पढ़ना कैसे। अब एक रिसर्च आर्टिकल मैंने आपको दे दिया कि ये लो इस ड्रग का पढ़ो, आपको ये नहीं पता कि इसमें मैं पढ़ूँ क्या, इंक्लूजन का आप देखोगे, फिर उसमें पढ़ना कैसे, ये देखोगे इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, ये स्टडी कंडक्ट की क्यों, फिर ये कि किस तरह की पॉपुलेशन हुई, फिर जब आपने डाटा देखना कि किस क्या क्या स्टैट्स लगाई हुई है डाटे पे, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है। तो इफ़ बट के जो सिनेरियोज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना, और फिर रिजल्ट्स को आपने इंटरप्रेट करना कि अच्छा ये रिजल्ट्स इसके आए हैं। इसी तरह जो है फार्माकोथेरेपी प्लान जो है, इसमें आती हैं एब्रीवेशंस, आपकी स्कोप आ जाती है इसमें, फिर सोप आ जाती है। स्कोप तो बहुत एडवांस चला गया हूँ मैं, आपके लेवल पे सोप तक आती है, एनकोर और इस तरह की आती है, कोर है, इस तरह से 2-3 और हैं। मुझे एग्जैक्ट तो सारी अब नहीं याद, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम अगो। तो लेकिन
जो हैं अब एडवांस्ड बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन आपके लेवल पे वो भी ज़रूरी हैं जो इधर लिखी हुई हैं। तो इनको अच्छे से देखना, क्योंकि 10 नंबर की तो पेपर में आ जाती हैं, कभी कभी 20 नंबर में भी 4 आ जाती हैं कि सोप नोट लिखते हैं, फार्म नोट लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी ज़रूरी हैं। उसके बाद है कि DID क्या होते हैं, या DI क्या, ड्रग इंटरेक्शंस। के इंटरेक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन होता क्यों है, किस वजह से होता है, आपके एंजाइम्स की वजह से होता है। तो CYP एंजाइम्स कौन कौन से, CYP के इंड्यूसर कौन से हैं और इनहिबिटर्स कौन से, बस आपको ये याद करने हैं ताकि आपको कंसेप्ट इस चैप्टर का आ जाए कि अच्छा इंड्यूसर्स ये हैं। अगर एक ड्रग मैंने दी है, उसने जाके CYP को इंड्यूस कर दिया, अब क्या होगा। अगर एक मैंने ड्रग, लेट्स सपोज बड़ी इजी एग्जांपल पे आ जाते हैं, ड्रग को भी छोड़ो, उसमें इस पे आ जाते हैं हम, टोबैको की स्मोकिंग पे आ जाते हैं। टोबैको स्मोक की वजह से आपने देखा कि क्या इंड्यूस हुआ, अगर इंड्यूस हुआ है तो वो किन किन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को और उनके जो पाथवेज हैं उनको किस तरह से चेंज कर रहा होगा। अगर CYP इंड्यूसर है ये चीज़, तो इंड्यूसर होने से किस ड्रग की जो मेटाबोलाइज होने की पावर है या मेटाबोलाइजेशन है, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मेटाबोलाइजेशन को आपने ध्यान से देखना है इसमें, कि CYP इंड्यूसर्स का क्या रोल है और इनहिबिटर्स का क्या रोल है और किन ड्रग्स की आपस में लगती है, क्यों लगती है, वो इसमें स्टडी आप कर लोगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको CYP इंड्यूसर्स का डिटेल्ड कंसेप्ट पता हो काफ़ी है। फिर इसी तरह ADRs एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इसमें इनकी टाइप्स हैं कि बिजार क्या होते हैं और ये ऑगमेंटेड क्या होते हैं। ये टाइप्स जो हैं ये ज़रूरी हैं, ये आपने याद करनी है। ADR की टाइप्स तो वाईवे में भी सुन लेते हैं, मेरे से पूछी थी। TPN की डेफिनेशन पूछी थी, TPN कहाँ इंजेक्ट करते हैं वो पूछा था, क्यों वहाँ पे जैसा स्पिरिट वेना केवा में करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि उसमें साल्ट कंसनट्रेशन हाई होती है, तो इसलिए हम वहाँ पे देते हैं। मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन मेरे से वाईवे में पूछे थे, तो ये आपने ध्यान से करना। TPN का जो भी आपने प्रिपेयर किया होगा, मैंने प्रिपेयर किया था फ्लैजल को, तो मेरे से उसमें से भी क्वेश्चंस हुए थे कि फ्लैजल की कौन कौन सी मार्केट में डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल हैं, टॉप पे कौन सी जा रही है, उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं। तो फिर जो था कि इनकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें खैर बहरहाल आपको आ जाएंगी। तो TPN ध्यान से करना है। उसके बाद आखिरी 2 चैप्टर्स हैं, ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल केयर एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कि दुनिया में क्या चल रहा है फार्मास्यूटिकल केयर में, ये सिर्फ स्टडी है, इनमें से ना तो क्वेश्चन आएगा, ऐसा आया भी तो राइट नोट ऑन आएगा, इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता। और ये करना इसी तरह ही है कि दुनिया में क्या चल रहा है आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में किस तरह से फार्मास्यूटिकल केयर दी जा रही है। अभी 2-3 ही तो मुल्क है, अमेरिका है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, जहाँ में प्रॉपर फार्मास्यूटिकल केयर का कंसेप्ट है। बाकी नॉर्वे वगैरह जिस तरह से, उनमें वही हाल है जो पाकिस्तान में, कुवैत में वही हाल है जो पाकिस्तान में, मोर और लेस। दुबई में अब बेहतरी आई है चीज़ों की, UAE में, सऊदीया में वही हाल है जो मोर और लेस पाकिस्तान में हाल है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फार्मास्यूटिकल केयर जो है वो डेवलप हो रही है। तो इट वाज ऑल अबाउट क्लिनिकल। इसका प्रैक्टिकल बहुत आसान है, कोई बड़ा लॉजिक वाला काम नहीं है। रिटर्न जो है वो सबको पता है कैसे होता है, वही 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक TPN की कैलकुलेशन का आ जाएगा, उसके बाद वाइवा, दैट्स इट अबाउट क्लिनिकल। बायोफार्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बायोफार्म जो है ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा कि आप कुछ हो। अब एक आपके सामने डॉक्टर है MBBS वाला, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादातर MBBS से ही कंपेयर करते हैं। अगर मेरे से अभी कोई MBBS वाला क्वेश्चन पूछे तो मुझे उसके 10 सवाल नहीं आएंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और इस शर्त से पूछूंगा कि उसको नहीं आता होगा। वो ये होगा कि तुमने ड्रग दी एक पेशेंट को, इस टाइम इसकी बॉडी में क्या कंसंट्रेशन है, नहीं बता सकता। फार्मासिस्ट के अलावा कोई बंदा नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? कि हमने फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स पढ़े हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पढ़ी है, हमें पता है इस ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, अगर हमने पढ़ा है और अगर हमें पता है। अदरवाइज़ फार्मासिस्ट भी उधर मुँह लेके खड़ा होगा कि मुझे नहीं पता। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपको हर एक चीज़ से डिफ्रेंशिएट कर देगा, इसलिए इसको उतने ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे दौर में ऐसा होता था कि 2 ऑप्शंस होती नहीं, या फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स कर लो या कम्प्लीटली छोड़ दो। अब ऐसा नहीं है, अब पेपर में ये प्रॉपरली इंक्लूड होता है। इसको 2-3 क्वेश्चंस में भी वो 5-5, 10-10 नंबर का बना के दे देते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले था कि जो है वो 1 कंपार्टमेंट मॉडल का IV आ जाएगा, 2 कंपार्टमेंट मॉडल का EV आ जाएगा या ओरल आ जाएगा, इस तरह से था। अब जो है वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब सारे चैप्टर्स करने पड़ते हैं और हर चैप्टर की एक स्टोरी है। जिस तरह से आपको हाफ लाइफ का कंसेप्ट जब होगा तो आपको समझ आएगी कि अच्छा मल्टीपल डोजिंग क्यों ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कंटिन्यूस इन्फ्यूजन क्या और मल्टीपल डोजिंग में क्या फ़र्क। मल्टीपल डोजिंग है कि आपको बार बार डोज देनी है। क्यों? क्योंकि उसकी हाफ लाइफ कम है, वो जो ग्राफ बनता है वो जल्दी डिक्लाइन पे आ जाता है। ड्रग की हाफ लाइफ कम होगी तो जल्दी आपको दोबारा उसको डोज देनी है। अब हम क्या करते हैं, ड्रिप लगा देंगे तो स्लो इन्फ्यूज़ होती रहेगी ब्लड में। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है ये आपको पता होंगे विद टाइम। जब आप कल को फील्ड में इंटरेक्ट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये बायोफार्म आपकी कितनी बड़ी बैक है, कि आपको इस काबिल बना देती है कि आप हर मेडिकल के हर डिपार्टमेंट को एस कर जाते हो कि पेशेंट की काइनेटिक प्रोफाइल्स आपसे बेहतर कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। इसलिए वाइटल्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए हमेशा फार्मासिस्ट को कंसल्ट किया जाता है।
अब इसमें यह है कि प्रोटीन बाइंडिंग देखो, पूरा पूरा एक एक चैप्टर है इस पे प्रोटीन बाइंडिंग पे। अब वो ड्रग्स जिन्होंने ज़्यादा देर तक बॉडी में रहना होता है, अब एल्ब्यूमिन बाइंडिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है, 80% तक होती है। इसका मतलब ये है कि वो जल्दी एलिमिनेट नहीं करेंगी, इसका मतलब उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा देर तक रहेगी। ये सारी चीज़ें प्रोटीन बाइंडिंग में आ गई। इस तरह आईवी इन्फ्यूजन्स के बारे में मैंने अभी बताया कि ड्रिप्स का क्या कंसेप्ट है। फिर जो है फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशन क्या है डिजीज स्टेट में, कि अगर कोई बहुत बूढ़ा है उसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा है तो क्या करेंगे, अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तो जो रीनल उसकी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर जो ड्रग रीनल एक्सक्रीट होनी है, यूरिन में एक्सक्रीट होनी है। अगर पहले एक पेशेंट को किडनी डिजीज़ है तो फिर हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। हिपैटिक अगर किसी को है तो हमें पता है लीवर में मेटाबोलाइज होती है, तो फिर हम क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होंगी कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, कि ड्रग आपने दिया तो उसकी अगर ओरल दे रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इंजेक्टेबल की तो 100 होती है। इस तरह से ये एफ जो इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, तो ये इनकी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा। इसमें यह है कि लोग पूछते हैं कि थ्योरी में सप्ली क्यों आती है, क्योंकि वो अपने पास से गप्पे लिख के आते हैं। इसमें गप्पे हैं ही नहीं, फार्मूलाज गलत लिख के आते हैं। फार्मूलाज इसमें एग्जैक्ट लिखने हैं। अगर जो है क्लियरेंस का फार्मूला है, लेट्स सपोज वी ओवर डी एल है, लेट्स सपोज, आई डोंट नो, मुझे अभी तक याद नहीं है कि ठीक है गलत है। तो या जो उस दौर में ऐसे होता था सी एल इज इक्वल टू वी डी या वी ओवर डी हुआ करता था। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने लिखा है तो उसमें से किस तरह से मैंने चीज़ों को देखना है। अगर आपने फार्मूला गलत लिख दिया है तो फार्मूला को याद करने के लिए निमोनिक बना लें, उसके थ्रू याद कर लें। बहुत आसान तरीका है कि आप फार्मूला का जो निमोनिक बना लिया आपने, आपको फार्मूला याद रहेगा। रिटर्न में सप्ली उनकी आती है जो फार्मूलाज गलत लिखते हैं या वो मॉडल्स में जो ग्राफ्स गलत बना देते हैं। तो इन चीज़ों पर बस फोकस रखना है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ये कंसेप्ट्स हैं आपके जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे हर एक फील्ड से। इसकी यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही मॉडल्स की तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वहाँ से देखें। इवन हमारे ही चैनल पे वीडियोस हैं मॉडल्स की, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मॉडल्स किस तरह से करने हैं, और प्रैक्टिकल्स की भी हो जाएगी कि प्रैक्टिकल में किस तरह से ग्राफ्स ड्रा करने हैं। तो कंप्लीट वीडियो बायोफार्म की मौजूद हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छी जो है वो रहनुमाई मिल जाएगी कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। बात करें क्वालिटी कंट्रोल की, तो जिसको इंडस्ट्री आती है उसको क्वालिटी कंट्रोल भी आती है। तो क्वालिटी कंट्रोल में वही है कि चीज़ें वही हैं सारी की सारी, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस याद करनी है कि अगर हमने एक ड्रग है उसका हम टेस्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशन टेस्ट, तो उसका ऑपरेटर्स क्या होगा, कितनी चीज़ें होंगी, उन ऑपरेटर्स की डायमेंशंस क्या होंगी, उसके बाद उनका टाइमिंग्स कितनी होगी, कि अगर हमने HCl में रखना है कितनी देर के लिए रखना है, अगर हमने सिंपल वाटर में रखना है तो कितनी देर के लिए रखना है, टेस्ट पास कब होगा और टेस्ट फेल कब होगा। सारी की सारी ये चीज़ें हैं सिर्फ। अब इसके लिए आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं, और बुक्स एज सच कोई भी नहीं है, एग्जैक्ट इसकी कोई बुक नहीं है अवेलेबल। बाकी ये कि फार्माकोपियाज में डिटेल्स दी हुई हैं, टीचर्स की स्लाइड्स भी होती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत बेज़र सा सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ आपने जो है स्पेसिफिकेशंस को याद करने की, बीपी स्पेसिफिकेशंस की, अगर टैबलेट्स की रेजोल्यूशन है तो बीपी क्या कहते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया क्या कहते हैं। उनकी टाइमिंग्स का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि आपने 3 दफ़ा चेक करना है 15-15 मिनट के लिए, एक कह देगा आपने 4 दफ़ा करना है 10-10 मिनट के लिए। ऑन एवरेज वही आके 19-20 का ही फ़र्क आता है। वही जिस तरह हम बचपन से देखते आ रहे हैं, स्पेलिंग्स यूके के और होते थे, यूएस के और होते थे, इसी तरह इनकी आपस में ये ड्रग्स का भी इतना कोई फ़र्क है। क्यों फ़र्क है सारी चीज़ों का, वो बहुत लंबी डिबेट है कि उनकी एथनिसिटी और है, उनकी रेस और है, उनकी जो है वो बॉडी टाइप और है, उनके एंजाइम लेवल्स और हैं, उनकी जो है हम कहते हैं ना कि जो एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के फैक्टर्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, क्योंकि रेस डिफरेंट है, पाकिस्तानियों की डिफरेंट है। खैर हमारी तो पता नहीं क्या ही है। तो हम हर चीज़ ही जो है वो यूके वाली दवाई भी हमें असर कर जाती है, यूएस वाली भी कर जाती है, और बस हमारी अपनी देसी दवाइयाँ भी कर जाती हैं। तो वी आर वेरी रिजिड स्ट्रक्चर्स। अब ये क्वालिटी कंट्रोल में सिर्फ यही है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स हैं, वो चार्ट्स हैं, कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होते तो वो आप एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हो पेपर से, क्योंकि वो उनमें पी वैल्यूज़ क्या हैं, उनमें जो प्रॉपर वेरिएबल्स क्या हैं, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। वो जिसने लेक्चर लिया हुआ उसके लिए बहुत आसान है, जिसने नहीं लिया हुआ वो उसमें से बेसिक्स कर ले, और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, ड्राइव भी और नोट्स भी। नोट्स आर ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कहीं से भी बाय करने पड़ रहे हैं तो डोंट बाय, प्रिंट करवा लें खुद। कहीं भी ये फॉर सेल नहीं है। अगर कोई भी सेल कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, और वो जो है खुद अपनी जेब में पैसे कमाना चाहता है। कहीं भी ऑन सेल नहीं है, नोट्स हर जगह पे फ्री हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप फोटोकॉपी वाले से कहेंगे फ्री में दे दो, ही विल चार्ज। उसने जो प्रिंट करने हैं, जो आपसे लेने हैं पैसे, वो तो वो लेगा। उसके अलावा एज सच कोई चार्जेस नहीं है। कहीं पे कोई लोग बुक्स भी बना के इनकी सेल कर रहे हैं, सो इट्स ऑल ऑन देम। कोई भी इंडोर्समेंट नहीं है किसी किस्म की, ना ही उनसे कोई पैसे वसूल किए जाते हैं। सो ड्राइव का लिंक मौजूद है, नोट्स का लिंक मौजूद है। ऑनलाइन पढ़ें, अपना प्रिंटर ले लें, खुद प्रिंट निकलवा लें, दैट इज़ वे बेटर।
Thank you so much. It was all about fourth year. If you have any question, you can ask me anytime. I have tried कि मैं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में बता दूँ, ताकि जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता, 5 साल नहीं होता, 2 साल नहीं होता, 10 साल नहीं होता, स्टूडेंट्स को आइडिया रहे कि पढ़ना कैसे, चीज़ों को लेके चलना कैसे है. थैंक यू सो मच. For any queries, join us on our social media sites.